नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स, जिसकी तारीख है 19/6/2022 और दिन है संडे का, रविवार का। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या वनडे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं वो सारे डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर दिन के। तो जहाँ तक है कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है सभी की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इंडस्ट्रियल कार्बोनाइजेशन समिट टू 2022 का स्थल कौन सा था। तो मतलब एक ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 ये कहाँ पे हुई थी। न्यू दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर और देहरादून, ये चार ऑप्शन है। इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में ये ऑप्शन आपको इस पर टिक लगाना है और यदि ये ऑप्शन आता है इस तरीके से। अब इसके कुछ फैक्ट हैं, तो उस फैक्ट के बारे में बात और कर लेते हैं हम लोग। तो जो फैक्ट हैं वो ये है कि सबसे पहले तो ये जो इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो इसके बारे में जो इनॉग्रेशन किया गया था वो केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, इसके साथ साथ यदि बात की जाए पर्टिकुलर इसी चीज़ में कि कब हुई थी, ये 2022 में हुई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो कि 2070 तक, मतलब आज से 50 साल बाद अप्रॉक्स, का एक रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, मंत्रियों ने किस चीज़ में इसमें फोकस किया था, पारिस्थितिक, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया इस मीटिंग में। ठीक है, उन्होंने हरित हाइड्रोजन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप देख सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा। यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये चीज़ फोकस हो सकती है कि आपके कि किस चीज़ को फोकस किया गया था इस मीटिंग में। तो ये सारी के सारी जो उसके फैक्ट हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल के रखे हैं कि हरित हाइड्रोजन, बायो एथेनॉल, बायो एलएलजी, बायो सीएनजी पर सरकार की प्राथमिकता के बारे में बताया गया है इस मीटिंग में। सेकंड क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट जारी की। याद रखिएगा, ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट ये क्या रिपोर्ट होती है इसके बारे में भी बात करेंगे, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इसकी मतलब स्कोप रिपोर्ट किया है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, UNEP, UNSCR, WEF और IMF। तो यहाँ से ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है जिसको जारी करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है UNHCR। तो याद रखना, UNHCR ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और ये जो रिपोर्ट है वो किस चीज़ की बेसिकली होती है, क्या होता है, हम इसके बारे में सारे फैक्ट देखते हैं। UNHCR का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप एयरफोर्स का, एनडीए का हो, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे, इसे UNHCR करता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है UNHCR का फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। विश्व स्तर पर 10 करोड़ लोग, इनकी जो रिपोर्ट है ना 2022 की आई है, उसमें ये बताया गया है कि करीब 10 करोड़ लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हुए हैं। ये पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड की जो ग्लोबल रिपोर्ट है तो उसमें 10 करोड़ लोगों को बताया गया है कि 10 करोड़ लोगों अपने घर से भागने के लिए मजबूर हुए हैं पिछले साल में। ठीक है, UNHCR ने दुनिया में खाद्य, ये सब मतलब ये संकट हैं सारे के सारे जिसके कारण 10 करोड़ लोग भागने के लिए मजबूर हुए हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंट्रियों में युद्ध चल रहा है अभी, तो रूस और यूक्रेन में भी काफ़ी बड़ा संकट आ गया था। इसी तरीके के जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके बिहाफ पे ये रिपोर्ट जारी की गई है। UNHCR ने दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक अन्य आपात स्थितियों को प्रमुख कारणों के रूप में उजागर किया है। तो ये जो फोकस पॉइंट थे, ये जो फोकस पॉइंट है ये आपके PCS UPSC के एग्जाम के लिए हैं कि किन किन उस पॉइंटों को उन्होंने हाईलाइट किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा देश 2022 में SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना SCO-RRTS बैठक का मेजबान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसी कौन सी कंट्री है जो SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का बैठक का मेजबान है। ऑप्शन है चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसका सही आंसर है वो है भारत। भारत SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना SCO-RTS का बैठक की मेजबानी कर रहा है। मतलब किस देश में हो रहा है, कौन मेजबानी कर रहा है, वो इसका ऑप्शन था। तो भारत इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। भारत ने SCO-RTS के अध्यक्ष के रूप में SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना SCO-RTS की बैठक की मेजबानी की। उद्देश्य क्या होता है, आतंकवाद के खतरों सहित सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करना। ठीक है, चीन, पाकिस्तान और शंघाई संगठन, ये इसके संगठन देश हैं, चीन, पाकिस्तान और शंघाई। ठीक है, एससीओ के अन्य सदस्यों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में बैठक में भाग लिया। ये जो बैठक हुई है उसमें नई दिल्ली में ये
किन किन देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो कौन कौन से आए थे, चीन के, पाकिस्तान के और शंघाई के। भारत ने मई 2022 में एससीओ देशों के आतंकवाद विरोधी की बैठक की मेजबानी की थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को वर्ष के देश के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष के देश के रूप में, आप समझ रहे हो इस बात को कि किस देश को वर्ष के देश के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन है आपके सामने विवाटेक। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्या होता है विवाटेक, क्या है सम्मेलन है। स्टार्टअप सम्मेलन होता है बेसिकली। ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, फ्रांस, यूएसए। तो इसका जो सही आंसर है वो बी, ऑप्शन बी, भारत को वर्ष के देश के रूप में मान्यता दी गई है। किस में दी गई? स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक के द्वारा। स्टार्टअप सम्मेलन बहुत सारे सभी के होते हैं, उसमें एक विवाटेक जिसका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है जिसका नाम है विवाटेक 2020 ने भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है। ये 2020 के विवाटेक की रिपोर्ट आई है जो 2022 में आई है, उसको वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, ठीक है, मंत्री, ये क्वेश्चन भी याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है हमारे देश के? तो वो कौन है? अश्विनी वैष्णव ने इसका क्या किया था? इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। ये भी आ सकता है भारत पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत पवेलियन का उद्घाटन किया गया था। ये किसके लिए था भारत पवेलियन? ये स्टार्टअप सम्मेलन के लिए था। भारत के लगभग 65 स्टार्टअप सरकारी समर्थन से सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारत ने कुछ वर्षों में 100 यूनिकॉर्न बनाए हैं, जबकि यूरोप ने 26 वर्षों में, जबकि यूरोप ने 26 यूनिकॉर्न बनाए। अब आपको यूनिकॉर्न भी बता देते हैं वो बेसिकली होती क्या है यूनिकॉर्न चीज़ जो इसमें मेंशन की गई है। तो पहले तो आपको जो फैक्ट हैं वो याद रखने हैं। केंद्रीय मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, प्रदर्शनी में आए थे, भारत पवेलियन का उद्घाटन किया था। भारत पवेलियन क्या है? भारत पवेलियन जो स्टार्टअप सम्मेलन हुआ था उसका नाम मतलब भारत पवेलियन का, मैं इसमें उन्होंने उद्घाटन किया। अब 65 स्टार्टअप सरकारी यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जो 65 स्टार्टअप हैं वो सरकारी फंडिंग की मदद से चल रहे हैं और बाकी के भारत ने कुछ सालों में 100 यूनिकॉर्न बनाए, जबकि यूरोप, पूरा यूरोप जिसमें आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, सारी यूरोप की जो कंट्रियाँ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें 26 यूनिकॉर्न बनाए। 100 यूनिकॉर्न का मतलब ये है कि भारत ने कुछ सालों में ऐसी कंपनियां क्रिएट की हैं जिनका जो ईयरली टर्नओवर है, जिनका टर्नओवर है वो 7.5 अप्रॉक्स 7.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो 7.5 बिलियन डॉलर तक कोई भी कंपनी का टर्नओवर पहुंच जाता है तो मतलब एक यूनिकॉर्न के अंदर वो कंपनी आ जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सांग्री लाल डायलॉग, मतलब इसको हिंदी में यदि बात की जाए क्या बोलते हैं? एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो मतलब कौन सा ऐसा देश है जो एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा या कर रहा है? तो चीन, सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी, ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंगापुर एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में। क्या होता है ये? सांग्री ला डायलॉग को आधिकारिक तौर पर एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन को क्या और बोला जाता है? सांग्री ला डायलॉग। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 19, ये कौन सा हुआ था? 2 साल बाद हुआ था। 19वां सांग्री ला डायलॉग सम्मेलन हुआ था, 2 साल बाद सिंगापुर में शुरू हुआ है। ठीक है, कोविड-19 के कारण 2 साल तक ही हुआ नहीं था। उसके बाद जब 2022 में स्टार्ट हुआ तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? सिंगापुर में स्टार्ट हुआ। और इसके जो फैक्ट हैं वो भी देख लीजिएगा आप। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IIS द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, मतलब IIS का फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपके सामने है। इसको किसके द्वारा शुरू किया जाता है एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन को? इसके द्वारा, IISS के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ और भी देख लेते हैं हम लोग। इसे 2002 में इसे 2002 में ब्रिटिश थिंक टैंक ISS द्वारा सिंगापुर सरकार के समर्थन से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ भी फैक्ट जानने के लिए है आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब से स्टार्ट किया गया? 2002 से स्टार्ट किया गया। कहाँ पे स्टार्ट किया गया? सिंगापुर में ही स्टार्ट किया गया था। सांग्रीला है क्या चीज़? बेसिकली वो चीज़ भी इसमें बता दी गई है, मैंने फैक्ट आपको डाल दिए गए हैं। ये जो बेसिकली है सांग्रीला एक वार्षिक संवाद है, मतलब ईयरली होने वाला एक संवाद है जो एशिया के जितने भी महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्मेलन होते हैं उनमें एक मीटिंग होती है जहां मंत्री
जो जिस क्षेत्र का मंत्री होता है सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों पर बहस करते हैं। तो इसे बोलते हैं सांग्री ला सम्मेलन, जिसे एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बारे के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो अब आपको इस चीज़ का आंसर देना है, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना ने, केरला ने, उड़ीसा ने या गुजरात ने। 4 ऑप्शन है, तो मैं सारे ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो किया है केरल ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सुरक्षा मित्र परियोजना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे वो स्टार्ट हुई है? केरल में स्टार्ट हुई है। केरल राज्य परिवहन मंत्रालय किसके द्वारा स्टार्ट की? केरल राज्य परिवहन मंत्रालय ने ये सुरक्षा मित्र परियोजना नाम से एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है। परियोजना का किसके तहत शुरू की गई है? निर्भया परियोजना के तहत स्टार्टिंग की गई है। सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य में चालू हो गई है ये। ठीक है, बेसिकली इसका जो मेन फोकस है वो क्या है? ये सुरक्षा मित्र परियोजना का सड़क में जो हादसे होते हैं, सड़क यात्रा को सुरक्षित करने के लिए, सड़क यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। और निर्भया योजना सबको पता होगा, निर्भया केस के बारे में, तो उसके बिहाफ पे, उसके नाम पर ये योजना का नाम रखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम क्या है? वीरा, थम्बी, अरबू और बोधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले 44वां शतरंज ओलंपियाड जो स्टार्ट होने वाला है, कहाँ पे स्टार्ट होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये भी आएगा, तो ये आपका स्टार्ट होगा चेन्नई में। इसका जो ऑप्शन है शुभंकर क्या है? थम्बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका। इसके बारे में कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? तमिलनाडु में चेन्नई की जो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का भी नाम आपको याद रखना चाहिए, M.K. स्टॉलिन ने 44वें फिल्म शतरंज ओलंपियाड का घोषणा की, उद्घाटन किया। शुभंकर थम्बी है इसका नाम, कि लोगों का अनावरण किया गया है। तमिल में थम्बी का मतलब क्या होता है? छोटा भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थम्बी का मतलब क्या होता है? ये फैक्ट आपको जानना चाहिए। थम्बी का मतलब होता है छोटा भाई। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चेन्नई के पास ममलापुर में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा? चेन्नई में। डायरेक्ट यदि डीप में पूछा जाए तो यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा? चेन्नई में के पास ममलापुरम में। चेन्नई के पास कहाँ पे? तो उस तरीके से आप बता सकते हैं, ममलापुरम में स्टार्ट किया जाएगा। इस योजना में 186 देशों के 2000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इसमें? 2000 से अधिक खिलाड़ी। और कितने कंट्रियों से होंगे? 186 कंट्री से अप्रॉक्स आएंगे इसमें। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी का उद्घाटन किया जाएगा? तो ऑप्शन आपके पास हरियाणा, गोवा, नई दिल्ली और महाराष्ट्र। तो इसमें जो है आपका, इसको आपको ये बताना है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा क्या? तो ये आपका उद्घाटन किया जाएगा बी ऑप्शन, गोवा में। इसमें फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी का उद्घाटन गोवा में होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं कुछ एक। वित्त मंत्री का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो उसके बारे में भी आपको नाम भी याद रखना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किस जगह पे हुआ है, ये कहाँ पे ओपन किया गया है? कुल मिला के आपको याद रखना है, गोवा में किया गया। किसने इनॉग्रेट किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए वित्त मंत्री ने इनॉग्रेट किया है। और किसके तहत किया गया? अभी हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत इसको इनॉग्रेशन किया गया है। वित्त मंत्री ने गोवा में पुर्तगालों की शासन की अवधि के दौरान, ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पुर्तगाली जो गोवा में आए थे, जिन्होंने शासन किया था, उन्होंने एक ब्लू बिल्डिंग में एक रॉक आर्ट के एकल टुकड़े से सुनहरी रेत को हटा दिया। मतलब उन्होंने क्या किया था, एक ब्लू बिल्डिंग बनाई थी जिसमें वहाँ पे कुछ आर्ट वगैरह थी, जो रेत की आर्ट थी, उसको हटा दिया गया है अब, जिसे पहले अल्फोडा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना था? अल्फोडा के नाम से भी जाना जाता था। धरोहर संग्रहालय में एक जीएसटी गैलरी भी बनाई जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसको यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो जिसे क्या है कि एक पर्टिकुलर ब्लू बिल्डिंग में स्थापित रॉक आर्ट के एकल टुकड़े से सुनहरी रेत को हटा दिया गया है। ठीक है, और जिसे पहले अल्फोगेटा के नाम से भी जाना जाता था। अब ये बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। हमारे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस भारतीय संस्थान को दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है? तो क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में किस भारतीय संस्थान को दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालयों के रूप में स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। तो ये सही आंसर इसका है बेंगलोर। IISc बेंगलोर को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थान को दुनिया के सबसे नंबर 1 में
इसे काउंट किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कुछ एक फैक्ट की। ये रिपोर्ट कब आई थी? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में आई सी। बेंगलुरु विश्व स्तर पर अनुसंधान विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान पर है और भारतीय संस्थानों में एमआईटी को कुल मिलाकर पहली रैंक मिली है। ठीक है, याद डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान को मिला है क्यूएस रिपोर्ट के तहत? तो वो बेंगलोर का ISICC है। अब 10th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा हर एग्जाम के लिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड द्वारा पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास, विनय टोनसे, सुनील गुलाटी, उषा थोराट, नीरज चौकसी। ऑप्शन है इसका सी, उषा थोराट हैं जो कौन है अब भारतीय म्यूचुअल फंड यानी सेबी पर पुनर्गठित सलाहकार समिति की अध्यक्ष हैं। इसमें पहले 24 सदस्य थे, अब 25 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, ये इसकी प्रेसिडेंट हैं उषा थोराट जिनका नाम है, अब ये इसकी अध्यक्ष हैं और ये पहले कौन थी? आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह पुस्तकें लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक जिसमें के चुनिंदा भाषण हैं। तो ये पुस्तक है, डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है किसके चुनिंदा भाषण हैं? तो इसमें नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंटल मतलब राष्ट्रपति भवन से संबंधित है। रामनाथ कोविंद के इसमें चुनिंदा भाषणों को लिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम। तो कौन औपचारिक रूप से ड्रोन के सार्वजनिक मतलब ऐसी कौन सा प्रदेश है जहां पे ड्रोन का अब गवर्नमेंट के तौर पे, गवर्नमेंट के नज़रिए से अब गवर्नमेंट जिसका उपयोग स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं। नई ड्रोन नीति के तहत हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग का औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब थैंक यू सो मच टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम, और कोई भी आपको इशू हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी बताइएगा। डेली आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस मिलेंगी आपको।